हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है पेपर है उसको हम करवा रहे हैं। इससे पहले आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने करवा दिया है। अब इसके आगे के प्रश्न यानी कि 51 से लेकर 100 तक जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एनटीपीसी का जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को जो है रफ्तार बढ़ा दें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है निम्नलिखित में से अन्य तीनों से जो है असंगत युग्म का जो है चयन करना कि इन तीनों में से कौन जो है असंगत है। तो इसमें 0 और 6 में देखिए कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। 21 और 46 में जो है 21 का 2 गुना करके 4 जोड़ने पर आपका 46 आ जा रहा है। उसी प्रकार 12 का 2 गुना करके 4 जोड़ने पर आपका 28 आ जा रहा है। फिर 5 का 2 गुना करके 4 जोड़ने पर आपका 14 आ जा रहा है। लेकिन 0 का 2 गुना करके 4 जोड़ने पर जो है आपका 6 नहीं आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सभी से अलग है, यानी कि यह असंगत होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, यह जो पेपर है यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं सबको हम करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है RRB NTPC PYQ 2025 के नाम से बना दिया है। उसमें जो है जितनी भी क्लासेज होंगी सब अपलोड होगी, तो आप लोग जाकर वहाँ से सीरियल वाइज से आप लोग देख लेंगे। और वैसे भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है कि भारत की जो है इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी जो है आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है 2/7 के पावर -3 गुणे 2/7 के पावर -5 इक्वल टू 2/7 के पावर -3m + 2 दिया है। तो हमें किसका मान चाहिए? m का मान चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ से देखिए m टू द पावर यहाँ पर a टू द पावर m दिया है इंटू a टू द पावर n दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर m + n हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा? -3 -5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8। -8 हो गया। अब यहाँ पर जो बेस दिया है यहाँ पर बेस दिया है, तो इस अगर दोनों इक्वल है तो इसके पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो इसके पावर को हम इक्वल कर देंगे। पावर को इक्वल करेंगे तो यानी कि -8 बराबर हो जाएगा -3 + 3m + 1 हो जाएगा। यहाँ से 3m + 1, तो यहाँ से 3m बराबर -3m बराबर क्या हो जाएगा? तो -9, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा? तो m का मान आ जाएगा 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है आपका एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर जो है खेला जाएगा। खेल जो है नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाते हैं? तो पूरी प्रतियोगिता में जो कुल कितने मैच खेले जाएंगे इसको आइए देखते हैं। चूंकि हमारा प्रश्न है कि शतरंज प्रतियोगिता में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 125 है। जबकि खेल को समाप्त करने के लिए किसी एक को जो है बचे यानी कि 124 को जो है हारना पड़ेगा। 125 खिलाड़ी हैं जबकि जीतेगा तो एक ही, यानी कि 124 को जो है हारना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो जीतता है उसे कुल 124 मैच खेलने पड़ेंगे। यानी कि कितने कितने मैच खेलने पड़ेंगे? तो 124, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 124।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है हर्ष अजीत का पुत्र है। यह जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इसको करेंगे हर्ष अजीत का जो है पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की जो है इकलौती पुत्री है। तो विनीता का जो है नेहा से क्या संबंध होगा, यह क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि विनीता का जो है नेहा से क्या संबंध होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विनीता क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा वह जो उसके पिता की माँ है। विनीता जो है क्या है, नेहा के पिता की जो है माँ होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की जो है द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ग्रेट ब्रिटेन की जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री जो है कौन थी, तो यह थी थेरेसा मे। थेरेसा मे जो है ग्रेट ब्रिटेन की जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेरेसा मे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो यह थे सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। तो हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है, तो इसका आंसर होगा, तो हमेशा मुक्त रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है उसका प्रदर्शन होता है, यानी कि उसका जो मुख होता है हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के जो है बीच कितनी संख्याएं हैं। तो 5 से जो विभाज्य होने वाले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच जो है कितनी संख्याएं हैं, तो इसको देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 9000। अब 9000 को जो है 5 से विभाजित करेंगे, तो विभाजित करने पर कितनी संख्याएं आ जाएंगी, तो 1800। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी आपकी संख्याएं हैं 1800। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करके दी गई श्रेणी को जो है पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पर आगे आएगा। तो हमारा क्या है P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद क्या आएगा T आएगा। तो T कौन से ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है आपका T, किस किस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका T C वाले में नहीं है, D में नहीं, दो विकल्प चले गए। उसके बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। तो यानी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पहले क्या रहा होगा, ए रहा होगा, ए रहा होगा, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो उसके बाद ए, तो सभी में ए है। अब हम नंबर देखते हैं, नंबर क्या है, नंबर नंबर आपका है ऐसे, दो, दो में दो जोड़ने पर 4 आया है। फिर इसमें से 11 में से 2 जोड़ने पर 11 में से 2 घटाने पर 9 आया है। फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो ए की वैल्यू 7 किस में है, तो इसमें है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, और चूंकि हमें पहले टी आना चाहिए, तो इन दोनों में है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है
राना टिग्रीना किस जीव का जो है वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो यह नाम है एशियाई मेढक। एशियाई मेढक का नाम जो है राना टिग्रीना नाम होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भी कई नाम है जिनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जैसे भेड़िया। भेड़िया का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम होगा कैनियस ल्यूम्पस। कैनियस ल्यूम्पस किसका नाम है? तो भेड़िया का। एशियाई मेढक का ही हमने बता ही दिया है कि राना टिग्रीना नाम होगा। बाघ बाघ यानी कि टाइगर। टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम होगा। अगला है कि तेंदुआ। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम होगा पैंथरा पार्स। पैंथरा पार्स जो है किसका नाम होगा वैज्ञानिक नाम? तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 62। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो रेलगाड़ी दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। पटना से कहाँ चलती है? दिल्ली। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेते हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात करिए। यानी कि वो पटना से जो चली है रेलगाड़ी उसकी चाल क्या होगी? आइए इसको करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमने मान लिया टी वन जो समय लगा है 4 घंटे 48 मिनट यानी कि 24/5 घंटे लगा। टी2 का मतलब होगा 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 10/3 घंटे लगा। S1 यानी कि जो दिल्ली से पटना चली है उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। जो चाल का जो चाल का रेशियो होगा और उसके टाइम की रेशियो का अंडर रूट होगा। यानी कि यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद S2 का जो है चाल कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है? प्रश्न है, लवली अपने प्रतिशत लाभ की जो है गणना विक्रय मूल्य पर जो है करते हैं। लवली जो है अपने परसेंटेज लाभ की गणना यानी कि प्रतिशत लाभ की जो गणना है विक्रय मूल्य पर करता है। जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना जो है किस पे करता है? क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि लाभों का जो अंतर है वो कितना हो गया? उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 हो गया। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का 25% लाभ होता है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य जो है बराबर है और दोनों को 25% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना है इसको हमें ज्ञात करना है। देखिए बंटी का जो है क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x। तो बंटी को कितने लाभ बंटी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25% का लाभ प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा? 5x/4। तो उसका लाभ क्या हो जाएगा? लाभ जो है कि बंटी जो है लाभ किस पे निकाल रहा है? तो विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है। यानी कि लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 यानी कि 5/4x विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से लाभ आ जाएगा बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारा कितना? 20%। अब आगे दिया गया है कि दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान है। माना कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? तो P है। तो P का जो है 25% और P का 20%। दोनों का अंतर कितना हो रहा है? तो 100 हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P का मान आ जाएगा 2000। P का मान कितना आ गया? 2000। तो P क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमसे पूछा क्या था? विक्रय मूल्य पूछा था। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2000।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने वाली घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम के जो है यूरोपीय संघ से निकलने वाली घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट के नाम से जो है जाना जाता है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है विद्युत बल्बों की जो है एक खेप में 4% टूट गए और शेष में 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या कितनी है? 112 है। तो खेप में जो है बल्बों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए, मान लेते हैं कि कुल बल्बों की संख्या कितनी है। कुल बल्बों की संख्या कितना है? x है, जिसमें से 4% हमारा क्या हुआ? टूट गए और 25% दोषपूर्ण पाए गए। तो देखिए 4% x का जो है 4% हमारा टूट गया, तो क्या हो गया? 4x/100 टूट गया। बाकी के शेष जो है, तो शेष कितना बचेगा? तो 96x बचेगा। तो 96x में से 96x का जो है 25%, 96x/100 का जो है 25% क्या हुआ? खराब हो गया। अब खराब होने के बाद सभी का कितना दोषपूर्ण पाए गए? 112। तो यह समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 400। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 400। बल्बों की संख्या आ गई 400। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है 9x x 49 समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये सभी के सभी समानुपात में है तो x का मान, तो यहाँ से दूर वाले का दूर में गुणा, पास वाले का पास में गुणा, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 गुणे 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 21। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? इनमें से जो कौन सी नदी है जो कि लंदन से होकर बहती है? तो वो आपकी है थेम्स। थेम्स नदी जो है आपका लंदन से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इस पे कुछ नदियां हैं और उनके शहर दिखाए गए कि कौन सी नदी किस शहर में है। जैसे हडसन, हडसन नदी कहाँ पर है? तो ये आपका न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। दूसरा है थेम्स, थेम्स नदी कहाँ पर है? तो लंदन में। राइन नदी, राइन नदी कहाँ है? तो ये आपका जर्मनी में है। और पोटोमैक नदी कहाँ पर है? तो यह वाशिंगटन, यानी कि ये भी यूएसए, वाशिंगटन यूएसए में है। तो ये सभी नदी और उनके देश और शहर के नाम दिए गए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है एक आदमी 1350 में एक आदमी 1350 रुपये में दो दो मेजें खरीदता है और उसे एक मेज को बेचने पर 4% की हानि होती है और दूसरे मेज को बेचने पर 7.5% का लाभ होता है। 1350 रुपये में जो है दो मेज खरीदता है, एक मेज को जब बेचता है तो 6% की हानि होती है और दूसरे मेज पर जो उसे 7.5% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। तो दोनों मेजों के जो है क्रय मूल्य में कितने का अंतर है? तो दोनों मेज के जो है क्रय मूल्य में जो है कितने का अंतर है? ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ है टोटल में। आइए इसको देखते हैं कैसे किया जाए। प्रश्न के अनुसार हमें कहा गया है पहले मेज पर जो उसे 6% की हानि हो रही है, दूसरे मेज पर उसे 15/2% का जो है उसे लाभ हो रहा है। तो यानी कि जाहिर सी बात है उसका क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा 15/2 होगा और दूसरे वाले मेज का क्रय मूल्य का रेशियो 6 होगा। तो यानी यहाँ से हो जाएगा। तो 2 एक क्रम 2, 2 तिहाई 6। यहाँ नहीं नहीं गलत हो गया। देखिए यहाँ से 5 तिहाई 3 पचे
15, 3 दूना 6। फिर इस वाले 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5:4। तो हमारा क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया, क्रय मूल्य का रेशियो आ गया 5:4 और टोटल क्रय मूल्य है कितना 1350। तो 5 4 9 यूनिट का वैल्यू दिया है 1350, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 150। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 150, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 750 और 4 यूनिट का मान हो जाएगा 600। यहाँ से 600 हो गया और 750, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना होगा 150। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 150, यही सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है गोवा में। गोवा जो है स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका गोवा स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है यूरोप का व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह कौन सा है। यूरोप का व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह आपका कौन सा है, तो ये आपका है रॉटरडैम। रॉटरडैम आपका बंदरगाह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉटरडैम। यूरोप का जो है व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो रॉटरडैम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है वह सिस्टम जो आईपी पते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है। वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को जो है आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो इसको कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है डीआरडीओ के द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सफल मिसाइल है। तो डीआरडीओ के द्वारा जो है निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल है जो कि हवा से हवा में जो है मार सकने में जो है सफल मिसाइल परीक्षण। तो यह है, इस मिसाइल का नाम है अस्त्रा। अस्त्रा मिसाइल जो है इस मिसाइल का नाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्त्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। भारतीय ध्वज के जो है डिजाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है, तो यह दिया जाता है पिंगली वकैया को। पिंगली वकैया को जो है भारतीय ध्वज के जो है डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वकैया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। इनमें से पूछा कि कौन सा जो है घास का मैदान नहीं है। तो सवाना आपका घास का मैदान है, प्रेयरी घास का मैदान है, स्टेपीज भी घास का मैदान है, जबकि फेन जो है आपका घास का मैदान नहीं है। क्योंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी फेन। फेन जो है आपका घास का मैदान नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना। सवाना जो है मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह पेपर में पूछ देता है सवाना जो है कहाँ का घास का मैदान है, तो यह मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऐसे ही पूछ देता है प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ का है, तो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेयरी कहाँ पर है, तो अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और इसी प्रकार से स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ है, तो यूरेशिया में घास का मैदान है। यूरेशिया में घास का मैदान कौन है, तो स्टेपीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
वह कौन सा बंदरगाह है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपका क्या कौन सा बंदरगाह है? तो तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर जो है स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तूतीकोरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यकाल की जो है एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 5 मिनट क्या करता है? पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले जो अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसके घर और उसके कार्यालय के जो है बीच की दूरी कितना दिया है, उसको हमें पता करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लेते हैं कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो x किलोमीटर है, तथा कार्यालय पहुंचने का सही समय क्या है उसका? तो t घंटा है। तो अगर वह x किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की समय से चलता है, तो वह 6 मिनट क्या करता है? देरी से पहुंचता है। कितने मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट जो है देरी से पहुंचता है। तो जब वह x किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट को जो है किस में बदलेंगे? घंटा में। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, तो क्या होगा? 1/6। यानी और जब वह x किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो वह कितना पहुँच जाता है? 5 मिनट। 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी कि 50/60। तो इसको किससे काटेंगे? तो ये आपका कटेगा, यहाँ पे देखिए 5 मिनट खुद दिया है तो यह गलत है। तो 5 मिनट खुद दिया है तो 5/12 यानी कि 1/12 मिनट, 1/12 घंटा। तो ये दो समीकरण हमारा बन जाएंगे। इन दोनों समीकरणों को जो है आप जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा? दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर। यानी कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यह दूरी होगी 30 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो सन 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, √81 प्लस √0.8 प्लस अंडर रूट इतना इंटू अंडर रूट इतना। इसका जो हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। √81 को ऐसे रहने दिए, इसको क्या कर सकते हैं? 81/100 लिख सकते हैं, और इसको 81/10,000 लिख सकते हैं। √81 का मान हो जाएगा 9, √81/100 का मान हो जाएगा 9/10, √81/10,000 का मान होगा 9/100। यह हो जाएगा, और अंडर रूट 10,000 का मान हो जाएगा 100। यहाँ से सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 999/100 गुणे 100, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो बचेगा क्या? 999। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 999, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? अल हिलाल नामक जो है स्वतंत्र समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है स्वतंत्रता सेनानी ने जो है आरंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है,
कि एक प्रश्न है, उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन से तर्क प्रश्न के संदर्भ में सही पुष्ट करता है। तो प्रश्न क्या है कि एक कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। एक क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालय में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। इस पे अब तर्क देखते हैं। तर्क क्या है? तर्क है कि हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा तर्क है नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो कौन सा तर्क सही होगा? तो पहला तर्क सही नहीं है, केवल दूसरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही तर्क पुष्टि करते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है कि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है। दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसमें से हमें क्या करना है? सभी संख्याओं को जो है हटा देना है। फिर यस के बाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो यस के बाईं ओर हमें क्या देखना है? 9वें स्थान पर। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा 9वें स्थान पर क्या आएगा? तो 9वें स्थान पर आ जाएगा क्यू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यू हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, जिस समय जो है 8 मीटर पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई कितनी होती है? 28 मीटर होती है। खंभे की जो है ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जिस समय 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई की जो है छाया कितनी हो रही है? 14 मीटर। उसी समय एक खंभे की जो है छाया की लंबाई कितनी हो रही है? 28 मीटर हो रही है। तो यहाँ से हमें देखना है 10 अल्फा और 10 बीटा दोनों इक्वल होंगे, कहाँ? क्योंकि एक ही समय पर हो रहा है, उन्नयन कोण समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो इसमें हम टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 8/14। इसमें क्या हो जाएगा? x/28 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 16 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगी? 16 मीटर। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज की जो आवश्यकता होती है। कोई भी अगर हम लिफाफा बना रहे हैं तो उसे बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की जो आवश्यकता होगी। तो 12 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं? तो इसको आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। एक लिफाफा बनाने के लिए हमें आकार क्या चाहिए? 18 गुणे 12 सेंटीमीटर का। तो लिफाफे का यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लिफाफे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई से 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कागज का आकार क्या है? 72 गुणे 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो कागज के क्षेत्रफल हो जाएगा 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना कि हमने n लिफाफे बनाए जा सकते हैं, तो कागज का जो कुल क्षेत्रफल होगा वह n गुणे एक लिफाफे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी 16। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है आपका ज्वालामुखी नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न पूछ देता है
कि माउंट ब्लैक क्या है, तो माउंट ब्लैक जो है मध्य यूरोप का जो है सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, जो कि समुद्र तल से 4,808 मीटर ऊंचा है। अब ज्वालामुखी और देख लेते हैं उससे संबंधित देश। तो माउंट एटना जो है ज्वालामुखी किस देश में है, तो इटली में है। उसके बाद कोटोपैक्सी जो है किस देश में है, तो इक्वाडोर में स्थित है। माउंट विसुवियस कहाँ पर है, तो यह आपका है इटली में। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है इसरो के द्वारा 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था। इसरो द्वारा जो प्रक्षेपित 2020 में अंतिम उपग्रह कौन सा था, CMS-01। CMS-01 जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित 2020 में अंतिम उपग्रह था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यह करंट का सवाल है। करंट के सवाल से संबंधित अगर आप लोगों को करंट का जो है चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आप लोगों को जो है किसी बुक का जो है करंट अफेयर की क्लासेज उपलब्ध करा दी जाएंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है जवाब जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 से लेकर 89 तक। 86 से लेकर 89 तक यह जो है तालिका यानी कि टेबल वाले सवाल हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसको करने में जो है बहुत ही बार बार हमें टेबल देखना पड़ता है, यहाँ से करना पड़ेगा। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। नवासी यह हो गया। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्नों में अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 हमारा है कि टी का मान 7 है, वाई का मान 2 है, तो ट्यूसडे इनमें से किसके बराबर होगा। अगर टी का मान 7 है, वाई का मान 2 है, तो ट्यूसडे किसके बराबर होगा बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, टी का मान 7 है, तो 7 पे क्या आता है जी, यानी कि उसका विपरीत दिया गया था। वाई का मान क्या होता है, वाई का विपरीत होता है बी, तो यानी कि उसका मान दिया गया था 2। यानी कि जो भी हमें लिखना है सब विपरीत लिखना है। तो हमें किसका पूछा है, ट्यूसडे। तो टी का विपरीत क्या होता है, जी, तो जी पे क्या आता है 7। फिर यू का विपरीत क्या होता है, यू का विपरीत होता है एफ, यू का विपरीत होता है एफ, एफ पे आता है आपका 6। उसके बाद ई का विपरीत होता है वी, वी पे आता है 22। एफ एस का विपरीत होता है आपका एच, एच पे आता है 8। डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू पे आता है 23। ए का विपरीत होता है जेड, जेड पे आता है 26। वाई का विपरीत होता है बी, बी पे आता है 2। तो यानी कि ट्यूसडे का मान क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो यह आपका होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच है। तो इसमें से हमें देखना है। यहाँ पर देखिए, रोगी का संबंध होता है सर्जन से और सर्जन का होता है सर्जरी से। उसी प्रकार से देखिए, सब्जियां का संबंध होता है रसोइया से, और रसोइयों को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। जैसे रोगी का संबंध होता है सर्जन से, और सर्जन जो है सर्जरी करता है। तो उसी प्रकार सब्जी का संबंध रसोइया से, रसोइया में जो है पकाया जाता है। उसी प्रकार कपड़ा का संबंध होता है दर्जी से, और दर्जी जो है सिलाई करता है। मिट्टी का संबंध होता है कुम्हार से, और कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसी प्रकार से चाक का संबंध अध्यापक से नहीं होता है, अध्यापक विद्यार्थी ये कोई संबंध नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है कि एक जो है विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्कल को यह और यह लिखा जाता है।
उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए क्या है इसमें। गोल्डन को क्या लिखा गया है, तो गोल्डन में जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, एल की वैल्यू 12, यानी कि सभी चीज़ वही लिखी गई है। तो उसी प्रकार इंग्लैंड को क्या लिखा जाता है, ई की वैल्यू 5 सभी में है, एन की वैल्यू 14, तो इसमें 14 नहीं है, इसमें भी 14 नहीं है। उसके बाद जी की वैल्यू 7, जी की वैल्यू 7 है। उसके बाद एल की वैल्यू 12, तो एल की वैल्यू 12 नहीं है, इसमें 11 है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 12 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तय करना है कि ये तार्किक यानी कि निष्कर्ष का जो है पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें कथन कथन क्या है कि सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं। सभी राजाओं के बाल जो है धूसर रंग के होते हैं और कुछ योद्धा जो है राजा बनते हैं। इस पे निष्कर्ष क्या है कि सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, और दूसरा है कि सभी धूसर रंग के बाल वाले योद्धा क्या होते हैं, राजा होते हैं। तो इसमें से कौन सी बात सही है कौन सी नहीं, तो नहीं पहली वाली बात सही है, नहीं दूसरी, पहला नहीं पहला निष्कर्ष सही है, नहीं दूसरा निष्कर्ष सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोनों निष्कर्ष गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है। कोई एक ऐसी कूट भाषा है जिसमें सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, और मंगल को सूर्य लिखा जाता है, और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है। उसी कूट भाषा में शुक्र जो है बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है, को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो प्रश्न के अनुसार कूट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है, तो शुक्र को जो है हम क्या कहेंगे, मंगल, और शुक्र को बुध को शुक्र कहेंगे और पृथ्वी को बुध कहेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मंगल शुक्र और मंगल जो है शुक्र और बुध के बीच स्थित है। तो मंगल शुक्र और बुध के बीच स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या आएगा देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर 4 का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर 10 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। टोटल हमें जोड़ के कितना आना चाहिए, 202 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से 8 का किस में मल्टीप्लाई करें कि आ जाए, तो इन सभी को पहले ऐड करें कितना आ जाएगा, तो 8 6 2 8 1 9, कितना हमारा हो जा रहा है 98। 98 हो जा रहा है, हमें चाहिए कितना, तो 202, 202 में से 98 जाएगा, कितना बचेगा 8 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कितना बचेगा 104, 104 हमारा बच गया। तो 104 हमारा चाहिए, तो 104 कितने पाएगा, तो अगर 8 का हम 13 में मल्टीप्लाई कर दें 13/104 तो आ जाएगा, यानी कि खाली स्थान पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 13। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद के साथ वही संबंध रखता है जो कि दूसरा पद पहले पद से रखता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए के में 3 जोड़ने पर कितना आया है, एन आया है, यानी कि 11 में 3 जोड़ने पर 13 आया है, 14 आया है। फिर आर में 3 जोड़ने पर कितना आया है, आर में 18 में 3 जोड़ने पर आपका आ गया है 21। उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे, तो ए में जो है 3 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ए में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डी। तो डी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल और केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है कि हमें
वर्गों के जो है बीच के संबंध को दर्शाना है, जिसमें लड़कियां, विद्यार्थी, पेशेवर, कलाकार, इन सभी को दर्शाना है। तो ये सभी किसमें दर्शाए जाएंगे, तो इसको देखते हैं। हमें क्या देखना है, लड़कियां, विद्यार्थी, पेशेवर, कलाकार। कुछ लड़कियां विद्यार्थी भी होंगी, कुछ लड़कियां पेशेवर कलाकार भी होंगे, कुछ विद्यार्थी पेशेवर कलाकार होंगे, यानी कि ये वाला हमारा फिगर बनेगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 98। प्रश्न है, यदि बी का कोड 1 दिया है तो जो है PEAUNE2 इसका कोड जो है क्या होगा, यानी कि बी की वैल्यू होती है 2, तो 2 में से 1 कम करने पर हमारा दे दिया है 1, तो हमें इसका मान चाहिए। तो पी का मान होता है 16, 16 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, 15 इस वाले ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद ई का मान होता है 5, 5 में से 1 कम करेंगे क्या आएगा 4, तो 4 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करना है जो इस रिक्त वाले स्थान पर आगे आएगा। ध्यान से देखिए, सी में 2 जोड़ने पर क्या आया है, ई आया है। फिर ई में 2 जोड़ने पर क्या आया है, जी में जो है 2 जोड़ने के तो क्या आएगा 7 2 9, 9 पे क्या आता है, तो 9 पे आता है आई, तो आई किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है और इस वाले में नहीं है। उसके बाद देखिए डी में 2 जोड़ने पर क्या आ गया है, डी में 2 जोड़ने गए तो हमारा आ गया है एफ। यहाँ पर देखिए डी में 2 जोड़े हैं तो एफ में 2 जोड़े हैं तो एच में 2 जोड़ेंगे तो जे, यानी कि 10, 10 पे क्या आएगा जे, तो दोनों में जे है। उसके बाद सी में 2 जोड़े हैं तो क्या आया है ई में 2 जोड़े हैं तो क्या आया है जी में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 पे क्या आएगा आई, तो आई किस में है, तो इसमें नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का जो है चयन करना है कि कौन जो है असंगत है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, 16 का जो है 4 गुना करना है, यानी कि जो दिया गया 16 का 4 गुना, 16 चौको 64, 64 में एक ऐड करने पे क्या आ जा रहा है 65 हमारा आ जा रहा है। उसी प्रकार 12 का 4 गुना करें तो 12 चौका 48 आ जाएगा, 48 में एक जोड़ने पर आ जा रहा है 49। इसी प्रकार सी वाला देखेंगे तो 15 चौको 60, 60 में जो है एक जोड़ने पे 61 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है 62 दिया है, यानी कि ये वाला जो है असंगत है। उसी प्रकार 33 का देखेंगे, 33 में 8 चौको 32, 32 में एक जोड़ने पर 33 आ जाएगा। कौन सा सबसे अलग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अलग आ रहा है, तो यानी कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आप लोगों को जो है क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल पर नए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, आप लोगों को जो है पूरा जवाब मिलेगा। आप लोग जो है तैयारी को जो है बस जारी रखिए, और रेगुलर बेसिस पर जो है क्लास को देखते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो भी हम पेपर करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जो पेपर है ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, और रेलवे में जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही प्रश्न बनते हैं, बस डाटा जो है आगे पीछे कर दिया जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट जो है सेम वही होता है। तो आप लोग डेली बेसिस पर जो है बस क्लास को करते रहा करिए, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वह 100% हो जाएगा। इस और जो है हमने जो भी पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं उसका हम प्लेलिस्ट बना ही दिए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, पीवाईक्यू 2025 करके बना दिए हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को देखिए, और जितनी भी क्लासेज हमने करवाई हैं सभी के सभी आप लोग जाकर देखते रहिए, और अपनी तैयारी को जो है करते रहिए।
जो लोग रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का तो जो सिलेक्शन है वह 100% होने ही वाला है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है। बस आप लोग तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए। अब जो भी पेपर है उसको हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।